नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की नहीं, मगर इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स की, और वो भी भारत के संदर्भ में। हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हैं, आप देख सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको पहचानते हैं, लोग जानते हैं ये कौन है, मगर मेरा एक फर्ज बनता है तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। ये विभूति झा जी है, इंटरनेशनल बैंकर हैं और जयपुर डायलॉग्स यूएसए चलाते हैं। ये भी एक बात है। आपने इन्हें कई मंचों पे देखा होगा। हमने बहुत वक्त से इनसे कहा था कि सर एक दिन हमारे छोटे से चैनल पे भी आइए। हमने तो बहुत अभी अभी शुरू किया है, आशा रखते हैं कि हम भी थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे। तो सर हम बात करेंगे आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, भारत और यूएस डीप स्टेट की। ये शब्द जो है ना, डीप स्टेट, ये बहुत रिसेंटली आया हुआ है, ऐसा कहे तो चले। भारतीयों को पता नहीं था, जब तक लोगों ने बोलना शुरू नहीं किया था ना कि भारत प्रगति कर रहा है, भारत ऊपर जा रहा है, तब तक ये डीप स्टेट वाली बातें नहीं आ रही थी। एक जमाना था कि जब भारत में ऐसा कहा जाता था कि हमें बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आज विपरीत परिस्थितियां हैं, मगर इसके ही साथ में जब ये ऐसी घटनाएं घटती है, मैं पन्नू की बात कर लूं। पन्नू थ्रेट देता है यूएस में, यूएस के शहर में बैठ के, और भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। व्हाट्स हैपनिंग सर? ये डीप स्टेट और भारत के बीच में झगड़ा क्या है? या कुछ झगड़ा भी है, या फिर जैसे ये नूरा कुश्ती है? विभूति जी नमस्कार हिमांशु जी, और आपके सारे दर्शकों का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे आज आपके साथ हूँ। यस, मुझे याद है कि आपने मुझसे कई बार रिक्वेस्ट किया था, बट वो शेड्यूलिंग के कारण से हम नहीं आ पाए। और मेरा एक विश्वास है कि हम अपने लोगों की मदद जरूर करें और उनके समर्थन में खड़े हो। तो मैं उसी तमन्ना से आपके साथ जुड़ा हूँ कि अगर अगर मेरे जुड़ने से आपके शो की बढ़ती होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी इसी बात में। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो ऐसा है साहब कि आपने डीप स्टेट की बात कही है। ये डीप स्टेट का शब्द अब यूज हो रहा है, लेकिन ये तो सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है। आजकल की तारीख में ऐसा है कि टेक्नोलॉजी के कारण, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा फ्रेज है जो हमेशा कहता हूँ मैं, कि टेक्टोनिक शिफ्ट ब्रॉट बाय टेक्नोलॉजी हैज मेड न्यूज ट्रैवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइटनिंग। अगर कहा जाए तो आप देखिए, पहले जैसे कि मैं हमेशा लोगों को इस बात की चर्चा करता हूं कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। डीप स्टेट तो अपनी जगह हमेशा से रहा है। कूटनीति, राजनीति, छल नीति, ये सब हमेशा से राजा महाराजा के समय से ये हमेशा से चलता रहा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कैसे कैकेयी ने राम भगवान को वनवास दिलवाया। महाभारत में कैसे कुचक्र चल के पांडवों को फंसाया गया। ये सब इतिहास तो हम जानते हैं। अब ये सामने आ गया है, और अब इसलिए हो गया है कि अब लोगों को ये होने लगा कि हम ऐसे हैं क्या। एक लोगों को अपने मन में ग्लानि होने लगी है। अब जो है टेक्नोलॉजी के कारण जो है खबरें उड़ती हैं, बहुत जल्दी पहुंचती हैं। हम सब पत्रकार हैं, हम सब एडिटर हैं, हम सब मूड मेकर हैं, हम सब ओपिनियन मेकर हो गए हैं, सब के सब। करेक्ट। तो अब क्या है, डीप स्टेट और भारत की बात है, इस पे खास तौर से मैं फोकस करूंगा। कि मेरा कहना है कि आपको जब भी पूछना हो सवाल मुझे रोक सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा हूं कि बोलना शुरू करता हूं तो रुकता नहीं हूं। तो आप सवाल पूछ लीजिएगा आपसे। तो ऐसा है कि देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास भारतीयों को मालूम नहीं है। आज की तारीख में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं और हम अंग्रेजों के कितने शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें अंग्रेजी दी, वो अंग्रेजी दी, इसके कारण आज हमारी दुनिया में इंपॉर्टेंस है। इंडिया में हाईएस्ट स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग लोग इंडिया में अवेलेबल है। लोग भूल जाते हैं इस बात को कि अंग्रेज और मुगल्स भारत
इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म प्रोग्राम में नहीं आए थे, वो भारत इसलिए आए थे कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। और इस इतिहास को हमें समझना बहुत जरूरी है कि उन दिनों के आंकड़े के हिसाब से हम 46% फॉरेन वर्ल्ड का ट्रेड, जीडीपी गोल्ड का जीडीपी का, वर्ल्ड का जीडीपी का हमारा हिस्सा था, वो घट के 25-26 पे आया, फिर 3 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, अब हम फिर 5वीं एज ए कंट्री हम 5वें नंबर पे हैं दुनिया में। लेकिन जब 44 थे, 24 थे, वी वर दैट साइज विदाउट इंग्लिश, राइट, विदाउट एनी रिलीजियस स्ट्राइफ। तो कुछ तो था हमारे अंदर, कुछ तो था हमारे अंदर जो ये विदेशी जो आए, उन्होंने देखा कि ये तो भैया गजब के लोग हैं, सुख शांति है, इन्होंने बिना युद्ध किए हुए ही अपना झंडा सब जगह फैलाया हुआ है, जो अखंड भारत की चर्चा हो। और आप देखेंगे कि भारत की जो सभ्यता का जो मूल है, कहां कहां नहीं पहुंचा हुआ है। आपने तो इंडोनेशिया एयरलाइन का नाम ही गरुड़ एयरलाइन है साहब, गरुड़ की चर्चा रामायण में है। आपको पता हो कि कर्ण और घटोत्कच की लड़ाई की मूर्ति मलेशिया में है। तो इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि भारतीयों को जो अपना गर्व है वो हमें वापस लाना है, वो आ रहा है। अब क्या हो गया इस बीच में कि मैंने इस शो हमारे जयपुर डायलॉग शो में और हमेशा कहता हूं, ये युग, ये सेंचुरी हमारा है, भारत का है, सनातन का है, हिंदू धर्म का है। क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि हमारे धर्म की अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल सिस्टम में। सब जानते हैं कि जर्मनी वगैरह वगैरह सारे के सारे हिंदू प्रोसेस को, हिंदू ज्ञान को लेकर के प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन हम पे उन्होंने लाद करके हमें बर्बाद कर दिया। लोग भूल जाते हैं इस बात को, और हम भी इसकी चर्चा नहीं करते हैं कि जितने सारे वर्ल्ड के सारे परसिक्यूटेड रिलीजन भारत आए, लेकिन भारतीय राजा ने उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करने को नहीं कहा। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमने सबको जगह दी कि आप अपने हिसाब से ही फूले फलें और रहें। बात सही है ना? इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे उदार लोग थे। पर सर सर, आप जो कहे ना हम उदार थे, हम आज भी उदार है, आज भी उदार है। और आज हमारी उदारता जो है वो मूर्खता में बदलती जा रही है। लोग उसकी उदारता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। Let's come to quickly now current इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स जो है वो पूरे कंट्रोल और डोमिनेशन का खेल है। हर आदमी जो है दूसरे को कंट्रोल और डोमिनेट करना चाहता है। देखिए, अपना ही उदाहरण ले लें हम लोग। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस शो को कंट्रोल करें और कब क्लोज करें। मेरा नहीं है, मैं आपके पास आज अतिथि बन के आया हूं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे कंट्रोल करें, कब क्लोज करें शो को। करेक्ट? सही बात है। अगर इस बात को मैं हथियाने लगूं तो फिर मैं आपके ऊपर में इंटरफेयर कर रहा हूं। लेकिन इस चौहद्दी को हम मान रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं। लाइकवाइज क्या होता है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, ये हमेशा रहता है देशों का ये विचार कि हम उस पर कैसे कंट्रोल और डोमिनेट करें। तो वेस्टर्न सिस्टम में ये रहा, अमेरिकन सिस्टम में ये रहा कि डोमिनेट और कंट्रोल कैसे हो। इंडिया का डोमिनेशन और कंट्रोल कैसे हुआ? वो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड बन के आई और उन्होंने हम पे छा गए। मुस्लिम्स और मुगल्स आए, वो हम पे छा गए। हमने किसी को लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। हमारे इतिहास को उन्होंने डुबा दिया, छुपा दिया। यहां तक कि परसों मेरी चर्चा हुई डॉक्टर नारायण स्वामी से, जयपुर डायलॉग यूएसए पे, जिन्होंने किताब लिखी है वेदा फॉर सक्सेस। उन्होंने बताया कि कितने सालों तक वैदिक नॉलेज छुप गया था, उसका कहां था किसी को पता नहीं था। बाद में श्री अरविंदो के नाम पे फिर अरविंदो ने उसकी
उसको उठाया फिर वापस। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि ये इंडिया का कंट्रोल और डोमिनेशन है, बिकॉज इन दिस एरा 21st century as we talk, India is a rising power, and thanks to नरेंद्र मोदी जी, वो दुनिया के ऐसे लीडर हो गए हैं कि जिनको लोग मानते हैं, सराहते हैं, लेकिन ये भी समझने लगे हैं कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ये बंदा अपने हाथ आने वाला नहीं है। सर ये जब समझने लगे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बंदा अपने हाथ आने वाला नहीं है, फिर भी या तो अपने स्टूजेस के द्वारा, दैट इज कनाडा के द्वारा, या फिर यूएस डीप स्टेट ऐसे ऐसी डिंगल करता जाता है, हमारी देशी भाषा में कहूं तो, बंबईया भाषा में कहूं तो, ऐसी उंगली करता जा रहा है, जिससे भारत में क्लाइमेट उनके प्रति काफी बिगड़ता जा रहा है। एक तरफ हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रजा खुश नहीं है। प्रजा को पता है कि यूएस इज नॉट अवर फ्रेंड। हाउ कैन दिस टू थिंग्स टू गो टुगेदर? देखिए, ऐसा है कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है, संबंधों के बीच में ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप इंडिया से अच्छा रहे, लेकिन वो ढूंढता है ऐसा लीडर जो हमारी बात माने, जो हमारे थंब के अंदर रहे, जो हमारी बातों को आगे बढ़ाए, अमेरिकनिज्म को आगे बढ़ाए। मैं तो अमेरिका में रहता हूं तो इस बात को समझता हूं कि मैं तो भारतीय के लिए भारत के लिए बैटिंग करता हूं, अमेरिका के लिए बॉलिंग करता हूं। तो बात यह है कि हम ये ढूंढ रहे हैं कि हमारी वैल्यूज और सिस्टम्स एक ही हैं। भारत जो है, भारत और अमेरिका का दोस्त होना इज ए नेचुरल एलाई सिचुएशन, लेकिन होता क्या है कि उनको डर अब ये हो गया है कि भारत जिस तरह से इकोनॉमी में इंप्रूव कर रहा है, जिस तरह की उनकी सोशल और कल्चरल वैल्यूज है जो दुनिया भर में एक्सेप्ट हो रही है, तो ये क्या करते हैं कि ये कठपुतली यूज करते हैं व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। इनका अमेरिका का हमेशा रहा है कंट्रोल योर अपोनेंट, कंट्रोल योर पार्टनर। ये कंट्रोल और डोमिनेशन का गेम है साहब। और मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी उनके हाथ आने वाले नहीं है। मोदी जी वही करेंगे जो भारत के लिए है, और वही कहते हैं अमेरिका को कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट सब कुछ करता है अमेरिका के लिए, तो भारत का प्रधानमंत्री क्यों ना भारत के लिए करे। तो एक जो होता है इक्विवेलेंस बैठाना पड़ता है। वो इक्विवेलेंस तब आता है जब आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मिलिट्री रूप से स्ट्रांग हो, और वो इंडिया हो गया है। तो इन सब चीजों को लेकर के आप देखेंगे कि यूएस का हमेशा से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका आज तक कोई भी वॉर जीता नहीं है। चाहे वो वॉर ऑन ड्रग्स हो, वॉर ऑन प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड सेक्स रैकेट हो, वॉर ऑन इलीगल आर्म्स ट्रेड हो, या वॉर ऑन इलीगल इमिग्रेशन हो। आज तक अमेरिका, वॉर इन वियतनाम, वॉर इन अफगानिस्तान, वॉर इन यूक्रेन, आज तक अमेरिका कोई भी लड़ाई जीता नहीं है। उसका कारण की सोचने वाली बात है, क्योंकि उद्देश्य नहीं है जीतने का। इस ड्रामा में, इस मंच पे एक ड्रामा हुआ, वहां से चले कहीं और चले। मोटिव है कि यूएस प्रॉस्पर्ड मोस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। They immediately realized that the war machine, सर आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। दर्शक मित्रों को ये बात समझनी जरूरी है। यूएस doesn't win the war, it moves from a drama theater to the other one. Correct. बराबर समझिए, उनकी वॉर मशीन चलती रहनी चाहिए। Right. वॉर जीतते नहीं है, मगर वॉर मशीन चलती रहनी चाहिए। ये जो डीप स्टेट का जो अर्थ है ना, काफी लोगों की समझ में नहीं आता सर। उसको सिंप्लीफाई करना है आज मुझे। ओके, सिंप्लीफाई तो पहली बात सिंप्लीफाई ऐसे करूं कि कंट्रोल और डोमिनेशन, these are two key words in international geopolitics. आप उसमें देखते हैं कि वो शतरंज का जो खेल है, जो वॉर रूम का टेबल बनता है ना, तो आप छोटे से छोटे प्यादे को लेकर के सारे के सारे मोहरों को इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा कौन सा मोहरा किस वक्त में किसको शह दे दे। तो चाहे वो पन्नू हो, या इस्लामिक टेररिज्म हो, या केयर हो, हम देखेंगे कि आपकी शक्ति क्या है, मैं आपकी शक्ति को कैसे कमजोर करूं, या आपकी कमजोरी पे मैं कैसे आपका फायदा उठाऊं।
तो आप देखिए इस चीज को कि डेमोक्रेसी का नाम क्या है। अमेरिका इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अमेरिका इज अ फेडरल कंट्री, फेडरल रिपब्लिक। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं हर जगह। इस बात को सोचना पड़ेगा आपको। ये वो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसका जो विश्लेषण है वो कभी क्लियर नहीं होता। तो इनको आई पुट इट दिस वे हिमांशु जी, हमें अपने मित्रों से, दुश्मनों से सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। अगर हमने अपने मित्रों से और दुश्मनों से नहीं सीखा तो उसे महामूर्ख कहते हैं। You know, if wise people learn from other people's mistake, fools by their own. Right? तो अब हमें ये देखना है कि भाई ये कर क्या रहे हैं, सारा डोमिनेशन कैसे हुआ है। तो अमेरिका का जो डोमिनेशन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पूरा छाया। एक समय आया जो डॉलर बन गई रिजर्व करेंसी। वो रिजर्व करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड के जाने के बाद अमेरिका का डॉलर जो था दुनिया भर में छा गया। राइट, अमेरिका कुड प्रिंट एनी अमाउंट ऑफ डॉलर्स। तो ये जो अमेरिका में देखते हैं बजट की जो होती है, हम यहाँ इसके लिए ये करेंगे, उसके लिए वो करेंगे, डॉलर छाप के भेज दिया। राइट, पेपर प्रिंट होके पेपर पे करेंसी की छापा लग गया और उसको भेज दिया। नतीजा ये हुआ कि यूएस के पास अनलिमिटेड इकोनॉमिक पावर आ गया। हम कुछ भी कर सकते हैं। सारी दुनिया डिपेंडेंट हो गई इन पे। अब डी डॉलराइजेशन चल रहा है। डी डॉलराइजेशन क्यों चल रहा है? क्योंकि इनकी सैंक्शन पॉलिसी डीप स्टेट की जो थी ना, कि हमारे पास डॉलर है, सबके डॉलर रिजर्व सारे न्यूयॉर्क में है, फ्रीज कर दो, धमकी दे दो। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि फिजिक्स का थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स गॉट इनटू मोशन। पीपल सेज व्हाट द हेल, राइट? सो अब जो है ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम्स, ऑल्टरनेट ट्रेड सिस्टम्स, सेटलमेंट सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, बैक टू टेक्नोलॉजी, राइट? अब जो है मैं आपको जानता हूं, आप हमें जानते हैं। अब आई डोंट नीड अ सेंट्रल बैंक टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट और गिव अ बैंक गारंटी दैट आई विल पे यू थ्रू द बैंक. I can pay you now directly on PayPal or many other payment mechanisms have this. Yes. I can pay you in any currency you want. ये जो alternate system develop हुआ है, अब de-dollarization का चक्कर हुआ। इसका मतलब ये नहीं, बहुत से लोग de-dollarization समझते हैं कि डॉलर खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होता, लेकिन ऑप्शंस आ जाएंगे लोगों को। तो आज जो डॉलर की डिमांड थी यहां तक की, अब जो है वो डॉलर की डिमांड घट जाएगी। डी डॉलराइजेशन का मतलब वही है। ऐसा नहीं है कि डॉलर गायब हो जाएगा। जब पाउंड स्टर्लिंग से पारा शिफ्ट हुआ डॉलर पे, पाउंड स्टर्लिंग अभी भी है लेकिन उसकी महत्ता कम हो गई। वही हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए ये सारा का सारा खबर है, सारा का सारा खेल चल रहा है। भारत के लिए क्या है कि भारत को भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप में क्या क्या नहीं कहा गया है। नेचुरल एलाइज, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, large democracy, big democracy and all that stuff, oldest democracy, largest मैं कहता हूं, उसको मैंने सीधा आसान तरीके से बताया है। Both these countries are the two most prominent democracies of the world. I use a prominent. Big, small, old, new, doesn't matter. We are the two most prominent democracies of the world. And democracy के दुश्मन हमें साथ नहीं आने देना चाहते हैं। डेमोक्रेसी के दुश्मन हमें साथ नहीं आने देना चाहते। विभूति जी को यहाँ मैंने स्टॉप कर दिया। अभी सर बात करेंगे डीप स्टेट के स्टार्ट में जब रेफरेंस होता है तो हम दो चार बड़े बड़े नामों की बात करते हैं, ब्लैक रॉक, वेनगार्ड, ये वो, ये तो यूएस की बात है। भारत का डीप स्टेट भी है एक तरह से देखा, निश्चित है, और दोनों साथ में आ रहे हैं। सर दोनों बहुत बहुत सही कहा आपने। एक ही अनदर थिंग दैट आपने बहुत अच्छी बात चर्चा शुरू की यहाँ पे कि ये जो है दोनों डेमोक्रेसी, हर जगह अपने अपने स्टेट होते हैं साहब। हर कंट्री में अपना अपना डीप स्टेट होता है, कहीं का अच्छा होता है, कहीं का सफल नहीं होता है, राइट? तो इनका भी अपना डीप स्टेट है, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, बट मिलिट्री इज डिफरेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंशनिस्ट मिलिट्री नहीं है। अमेरिकन मिलिट्री इज एक्सपेंशनिस्ट मिलिट्री,
They want war everywhere. India का military is designed for self-defense. We have never waged a war. इस बात को समझिए. American democracy, American bureaucracy is about expanding American thought, philosophy, Hollywood, fashion. Spread करो. हमारी bureaucracy is about containment and management of precedents. हम ऐसे नहीं हैं. हमें अपनी चौहद्दी माननी है. We contain ourselves. ये अप्रोच का डिफरेंस हो जाता है. सो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा था ना कि नाउ यू विल सी मसल एंड स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, वो आप देख रहे हैं. लेकिन एक समय में हम किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं. हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं. भैया उसमें ऐसा हो गया, नॉन अलाइंड ने हमें नपुंसक बना दिया. हम किसी के दोस्त नहीं हैं. भैया दोस्त ही तो दोस्त की मदद करता है ना. लेकिन अगर आपने ये कहा हमसे, ओ विभूति जी आप अच्छे लोग हैं, हम आपके उतने ही दोस्त हैं जितने हम मिस्टर एक्स के हैं, तो फिर मेरी दोस्ती आपसे क्या है? आई कांट काउंट ऑन यू ना. मैं आप पे निर्भर नहीं कर सकता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे. दोस्त ही दोस्त की मदद करता है. नॉन अलाइनमेंट ने हमें नपुंसक बना दिया. लोगों ने कहा कि इंडिया को कौन देखता है यार, छोड़ो जाने दो, वो तो नॉन अलाइंड है, वो हमारा दोस्त कभी बनेगा नहीं. और उन दिनों हम न आर्थिक उन दिनों हम इकोनॉमिक पावर नहीं थे, मिलिट्री पावर नहीं थे, पॉलिटिकल पावर नहीं थे. तो मैं तो इस बात को जानता हूं, जब 1991 में मैं यहाँ आया था तो मेरा जॉब था अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ इंडिया की लिबरलाइजेशन स्टोरी को यहाँ पे चलाना था. उन दिनों मुझे एहसास हुआ कि हमारे तो कोई कहानी नहीं है, हमारी तो कोई नैरेटिव ही नहीं है. तो मुझे सारी नैरेटिव बनानी पड़ी थी. लोगों को कहना पड़ा था कि भारत ऐसी चीज है, इंडिया ऐसी चीज है, हमारी तुम्हारे में समानता है. लोग कहते तुम लोग कहते क्यों नहीं है? तो भारत एक इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग कंट्री. हम इनवर्ड रिफ्लेक्टिव थे. हमने अपने आप को गरीब बना दिया था. सो इंडिया वाज अ पुअर कंट्री ऑफ मेनी रिच पीपल, यू नो. सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. अब जो है अमेरिका देख रहा है कि ये तो बंदा सही है. पीपल लव मोदी. The administration loves Modi because it is easy to do business with Modi because he is incorruptible. Correct? लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भैया अगर पप्पू आ गया तो उसको हम मैनेज अच्छा कर सकते हैं. Can पप्पू come? Can we try to bring पप्पू in? और पप्पू को अगर लाना है तो कैसे लाएं? एक पन्नू को लगा दो, एक केयर को लगा दो, एक इस्लामिस्ट को लगा दो, एक बरखा दत्त को लगा दो, एक अरफा खानून को लगा दो कि वो चाबी मारते रहे उल्टा पलटा. इस बात को जो है मैं खास करके भारतीयों को आह्वान दूंगा और हिंदुओं को आह्वान दूंगा कि जो अपने अंदर लोग जो हैं उनको भैया हावी मत होने दो. इस बात को समझो, अपने दोस्तों को पहचानो, अपने दुश्मनों को पहचानो. आपने ब्लैक रॉक वैनगार्ड की बात करी. अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट सा मुद्दा है. वेस्ट बहुत ही होशियार रहा है अपनी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने के लिए. तो जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिस तरह से उन्होंने कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म करके दुनिया को अपने यूरोपियन के अंदर बांट रखा था. ओ साउथ अमेरिका हमारा है, स्पेनिश और पोर्चुगीज चले जाओ, अफ्रीका में लूटो, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश जो भी गए, एशिया को लूटो, जैसे करे. लोगों ने यूरोप, इन सारी दुनिया को बांट लिया था. ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सारा का सारा इंडिया गरीब हुआ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के कारण. ये जो वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, मल्टीनेशनल, दीज आर कॉल्ड एमएनसीइज्म, आई कॉल इट. वही फ्रेमवर्क एमएनसी के थ्रू अब कंट्रोल किया जा रहा है. चाहे वो कोविड हो, फाइजर हो, अब बन गए हैं आपके फार्मा लॉबी, अब आपके बन गए हैं डिफेंस लॉबी, अब आपके बन गए हैं इंश्योरेंस लॉबी, आपके बन गए हैं डिफरेंट लॉबीज. इन्वेस्टर, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड. यही चक्कर है वैनगार्ड, ब्लैक रॉक. अब वो जो है कंट्रोल एंड डोमिनेशन थ्रू ब्लैक रॉक एंड वैनगार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. आप समझे इस बात को? तो इस बात को जो है इंडियंस कोलैबोरेट चल रहा है. इतना मैं कहूंगा. There is tremendous goodwill
between the two countries. But there is that desire to control and dominate. कि इंडिया कहीं से हमारे हाथ से आगे ना निकल जाए, छूट ना जाए, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी धार्मिक प्रक्रिया को इंडियंस कहीं डोमिनेट न कर लें। अब वो यहाँ देख रहे हैं इतने सारे जो इंडियंस हैं सीईओ बने हुए हैं मनी कंपनीज के, तो वो देख रहे हैं कि बंदे सही हैं ये लोग, इनको अपने थंब के नीचे रखो। यही डोमिनेशन का सिलसिला है। पन्नू के बारे में सिर्फ मैं ये कहूंगा कि वो लोग जो है, बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है, क्रिमिनल्स एंड ठग्स टेक एडवांटेज ऑफ द कंपैशन ऑफ द सोसाइटी एंड द लैक्सिटी इन द रूल ऑफ लॉ। सो ये जो है आपको देखेंगे कि ये जो इनकी ह्यूमन राइट्स बन जाती है, तो इनके ह्यूमन राइट्स के नाम पे ये उंगली लगाते रहते हैं, ये यूज करते हैं इस तरह की प्रवृत्ति को कि लगाते रहो, नोचते रहो, खरोचते Don't you think it's a time to say now कि भाई आप course can it kill is. your terrorists, we can kill ours? Yes, ओसामा को you आपने can मार kill दिया। also. Exactly. इस बात की चर्चा मैंने भी की थी कि अमेरिका को ये सवाल अब क्या हो गया कि लोग सवाल पूछने लगे। आप उसामा बिन लादेन को जाकर के मार दिया आपने, बिना एविडेंस, बिना प्रूफ किए हुए कि वो गिल्टी था, उसकी ह्यूमन राइट के क्या हुआ? भारत का टेररिस्ट अगर पन्नू है तो उसको हम क्यों नहीं आप उसको शरण दे रहे हैं, उसके ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं। अब लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं और इस बात को उठाना भी चाहिए। हमें, अगर हमने इस बात को नहीं उठाया, अगर इस बात को हमने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, तो फिर डिबेट में जैसे कहते नहीं कि अपने पॉइंट जाने दिया, तो उसका जो है वो समय पे आके इस बात की चर्चा करनी चाहिए, करनी होगी। हम कर रहे हैं। हम अमेरिकन से पूछ रहे हैं कि यू कैन किल ओसामा बिन लादेन इन पाकिस्तान, देयर वाज नो, he was not a convicted criminal, you did not have evidence against him for having attacked 9/11, but you did it because you believed him to be what he was. I'm not objecting to that. President Obama took credit for that, right? तो अगर इंडिया अगर मारता है पन्नू को और उन जैसे नालायकों को, तो क्या गलती की है इंडिया ने? भाई, हमने भी तो अपने देश को बचाने की कोशिश की है। इस बात को उन्हें कहना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि वो समझते हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी सही बात को न बोलें तो वो बात असर नहीं होता है उसका। सही बात को न बोले तो उसका असर नहीं होता। तो ये वन अपमैनशिप का गेम हो रहा है दोस्तों। मेरी जो समझ में आ रहा है अभी वो ये आ रहा है। अभी विभूति जी सालों से यूएस के अंदर है। मेरा एक सीधा पॉइंटेड सवाल सर आपसे है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, हु इज बेटर फॉर इंडिया, a Republican or a Democrat? I know you are a Republican man. Yes, I am a Republican. I was a Democrat. जैसे हर एक भारतीय जब यहाँ आता है तो डेमोक्रेट बनता है, उसके बाद इंडिपेंडेंट, थोड़ा ज्ञान होता है तो इंडिपेंडेंट बनता है, जब पूरा ज्ञान होता है तो रिपब्लिकन बनता है। तो मैं रिपब्लिकन बना। एक बात बता दूं मैं आपको, सिर्फ आज की तारीख में आप नोट करिए, जितने सारे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू लेजिस्लेशंस और स्टेप्स जो यहां हो रहे हैं अमेरिका में, चाहे वो कास्ट वार हो, वॉशिंगटन स्टेट में हुआ, कैलिफोर्निया में हुआ, दोनों डेमोक्रेट रन स्टेट्स हैं। एंटी स्वास्तिक थिंग यहां पे लॉ बन रहा था हमारे स्टेट में, न्यूयॉर्क में, अगेन डेमोक्रेटिक स्टेट। ये हमारे लॉन्ग आइलैंड में हुआ था उसका सारा का व्यवधान। हाँ, लॉन्ग आइलैंड के में इसका प्रावधान बना कि स्वास्तिक को हेट सिंबल डिक्लेयर किया जाए। ये था काम जो था, इसलिए नहीं हुआ था कि हिंदुओं को हेट कर रहे थे, ये जूइश लोगों का काम था, क्योंकि जूइश लोगों का तो अपना इतिहास है ना। वो जर्मन का, नाजी का हैकन क्रूज साइन, जिसको कि एक ब्रिटिश ने हैकन क्रूज ना कह करके स्वास्तिक कर दिया। इस बात को जानने की बहुत जरूरत है कि हमने उसको, हिटलर ने भी उसे स्वास्तिक नहीं कहा था, वो जर्मन का हैकन क्रूज था, जो हैकन क्रूज वर्ड है। लेकिन यहाँ पे जूइश चूंकि उसमें थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक ही तरीका है, इस सिंबल को ही इलीगल बना दो, हेट सिंबल बना दो। उन्होंने उस हिसाब से उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन उसको स्वास्तिक कह रहे थे।
स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो जब हमें ये पता चला कि ये 6-7 साल तक ये काम लेजिस्लेशन बनाने की कोशिश हो रही थी, जब हमें पता चला तो हम न्यूयॉर्क के सेनेटर और असेंबलीमैन से मिले, जूम मीटिंग की कोविड के टाइम पे, उनको बताया। उनका कहना क्या था? Oh my God, we did not know this symbol is so important for you. But here is an important part. There was a New York state senator, a Christian from Kerala, who was signatory to that bill. He never told us about it. Think about it. Eventually वो बिल पास नहीं हुआ, उसको रद्द कर दिया गया। तो इस बात को हमें जानना पड़ेगा, सारे के सारे एंटी हिंदू, एंटी इंडिया सारी हरकतें जो होती है वो डेमोक्रेट रन स्टेट्स, डेमोक्रेट रन लेजिस्लेचर में होता है, सारे के सारे। तो मैं ये कहता हूं हिंदुओं से, जो इंडियन से, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, कि आप जो पैसे देते हो, फोटो खिंचवाते हो, अरे भैया उसका कुछ वसूल तो लो, कुछ तो देसी बनियापन भी दिखाओ ना, कि अगर हमने तुम्हें पैसे दिए हैं तो उस पैसे से मुझे क्या मिला, सिर्फ एक तस्वीर खिंचवा ली वो। तो आप ये कहे ना, तो उस दिन से मैंने ये कहना शुरू किया कि अगर आप किसी कैंडिडेट को $1000 देते हो एज ए डोनेशन, कैंपेन डोनेशन, तो आप उससे बोलो कि किसी भी एंटी हिंदू, एंटी इंडिया अगर आप रजिस्ट्रेशन या कुछ करेंगे तो उसमें आपको हमें बताना पड़ेगा। पैसे की कीमत वसूली में होती है साहब, इतनी तो बनिया बुद्धि हमें भी चाहिए ना। अगर हमने वैसे जैसे मैंने, जब वो नीतीश कुमार जी थे ना, जब मोदी जी जीत रहे थे इलेक्शन, तो नीतीश कुमार ने कहा था, मैं बिहारी हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, आप गुजराती हैं, मैं चर्चा कर रहा हूं, कि नीतीश कुमार ने कहा था गुजरात मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल नॉट वर्क इन बिहार। तो मैंने कहा कि माय रिस्पॉन्स टू हिम वाज वेरी सिंपल। मैंने कहा कि गुजरात मॉडल विल वर्क और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन अगर गुजरात की फाइनेंशियल अक्यूमेन जो अगर आप पे आ जाए तो बनियापन, गुजरात का बनिया वस्तु समझने, बनिया इज नॉट अ नेगेटिव टर्म, इट्स अ प्रोफेशन। तो मैंने कहा कि अगर गुजरात की बनिया बुद्धि 5% भी बिहार में अगर आ गई तो बिहार का उद्धार हो जाएगा। दर्शक मित्रों, विभूति जी ने बहुत बड़ी बात कही है। इसके ऊपर से अभी मेरे पास समय तो नहीं बचा है, 3 मिनट ऐसा कुछ बचा है, तो in 1 minute I want you to, I know you don't like guesswork, पर अगर आप क्या देख रहे हो, present scenario, what do you foresee, the future of geopolitics and future of Bharat in 2024 with reference to that? I'll tell you something, मैं इंडिया के फ्यूचर पे बहुत बुलिश हूं, क्योंकि मैंने 91 से थोड़ी तो पीठ पे हाथ मैं खुद भी मारूंगा कि आई बिलोंग टू अ बैंड ऑफ अ फ्यू गुड मैन जो इंडिया की स्टोरी यहाँ 1991 में लेके आए। तो हमने भारत के लिए युद्ध किया है और भारत की शाख बैठाई है यहाँ पे। तो हम लोग, कुछ लोग थे जो इन्होंने काम किया, अकेले नहीं थे, काफी लोग थे, लेकिन आज की तारीख में वो बिल्कुल स्नोबॉल इफेक्ट हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की ग्रोथ को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा एक ही कहना है कि भारतीयों को अब जागरूक होकर के अपने को विवेकानंद जी का जो आह्वान था उसको बिल्कुल कायम करना है। अराइज, अवेकन एंड असर्ट। भोले भाले बन के अब आपको नहीं चलेगा, अब आपको जो है अपनी शाख बैठानी है तो आवाज उठानी पड़ेगी, सोच समझ करके और बिल्कुल कायल हो करके। सर, आपको तीसरी आवाज उठानी पड़ेगी, अराइज, अवेकन, असर्ट, और उसमें चौथा विवेकानंद जी के ये 3 शब्द थे, उसमें चौथा विभूति झा ने ऐड किया है अपना विनम्रता के साथ, एक्ट। अगर आपने एक्ट नहीं किया तो आपका नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस बेकार हो जाता है। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा कि यूएसए से विभूति जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, द टाइम इज भारत, भारत का वक्त है, मगर इसके लिए आपको बोलना भी पड़ेगा, एक्ट भी करना पड़ेगा और सजाग होकर जीना पड़ेगा। तो देखिए, आप ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, डीप स्टेट की बातों को, आपके समझ में काफी कुछ आ चुका होगा। अगर नहीं आया फिर भी मैं कहूंगा कि एक सीधी सी बात है, एक सीधी सी लाइन आप देखिए कि देश चलता है किससे चलता है। इंडस्ट्री चलनी चाहिए, डिफेंस
सही होना चाहिए, डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनने चाहिए, बाकी सब तो है ही, बैंकिंग है, ट्रेडिंग है, ये है। और ये सब चीजें भारतीय संस्कृति में, भारतीय धरोहर में बहुत पहले से है। हमें खाली अपने आप को फिर से ढंढोरना है, संजोना है। We should remind ourselves of our glorious past. इन्होंने जो बताया ना सर ने, वो 40-45% जीडीपी वाला भारत, 26% जीडीपी वाला भारत, बस उसको थोड़ा याद कर ले हम लोग, जो आजकल फैशन हो गई थी पिछले 20-30 सालों में। भूल जाना, वेदों को भूल जाना, वेद क्या होता है, वेद उसको भूल जाना, उसे वापस सीखना पड़ेगा। उस पर से हमें धूल जो जमी हुई है ना, उसको निकाल करके उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके भारत फिर से पुनर्जीवित होगा। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, एक्ट करना पड़ेगा। ये पन्नू का उदाहरण लेने का एक कारण था कि आपको बहुत सी मक्खियां आपके कान के आसपास गुनगुनाए, आपको आना चाहिए उनको कैसे दूर करना। विभूति जी, वन लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एंड देन, उससे पहले यस, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक आवर स्मॉल चैनल सो दैट वी कैन ग्रो अपर लिटिल। विभूति जी, आपसे भी है कि आप यूएस में जितने लोगों को कह सके, प्लीज कहिए कि हमें भी कभी कभी देख लिया करें, हमारे चैनल को भी कभी देख। लास्ट वर्ड। निश्चित निश्चित, लास्ट वर्ड इतना ही कहूंगा मैं कि भारतीयों से एक अनुरोध है मेरा, अपने दुश्मनों को पहचानिए। दुश्मन अंदर भी होता है, दुश्मन अपने अंदर भी होता है। एक तो होता है समाज में, एक होता है अपने अंदर। उस दुश्मन को मारिए और जिस बाहर के दुश्मन को पहचानिए। इस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पन्नू जैसा एक उदाहरण है, भारत ने सिर्फ यही, हमने यहाँ पे डीप स्टेट को सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हें आज चूज करना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स ऑफ पन्नू हु इज माय टेररिस्ट, और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया which is the fifth largest economy in the world and your biggest partner. You have to make a choice. वो हमें उनको कहना होगा स्पष्ट, क्लैरिटी के साथ। तो अपने दुश्मनों को पहचानिए देश में भी। और एक मैं कहना चाहता हूं, बहुत दुखी होकर के, कांग्रेस पार्टी ने आज तक हिंदुओं के लिए देश में कुछ नहीं किया है। उन्होंने हिंदुओं के वोट्स को हमेशा डिस्काउंट किया हुआ है। तो आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, रहिए, लेकिन एक सवाल उनसे पूछिए कि आपने हिंदुओं को हमेशा डिस्काउंट क्यों किया? हिंदुओं को डिस्काउंट क्यों किया? वक्त एकदम खत्म हो गया। विभूति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।